हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस व्हेन देयर स्लोप्स आर गिवन। ठीक है, फाइंडिंग द एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्या है यहाँ पर कि ये एक्स वाई प्लेन है और ये एक लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है, मतलब उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है अल्फा। तो इसका स्लोप हो जाएगा m1 इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा। ठीक है, फाइन। दूसरी लाइन भी ले लेते हैं, ये दूसरी लाइन है, मतलब इस लाइन को L1 ले लीजिए, इसको L2 ले लीजिए। इसका भी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है बीटा, मतलब इसका स्लोप दिया हुआ है। तो ये स्लोप हो गया टेन बीटा। ठीक है, तो ये दो लाइन है, दोनों के स्लोप्स दिए हुए हैं। ठीक है, स्लोप मतलब उनका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, तो टैन ऑफ अल्फा उनका स्लोप हो जाएगा, उसी प्रकार से टैन ऑफ बीटा। फाइन। अब आप देखेंगे कि इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। ठीक है, पहले तो इसको देख लो, ये भी एंगल बन रहा है उन दोनों के बीच में और ये भी एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। अब ये दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। इसका यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक एंगल एक्यूट एंगल होगा और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो बस अब इसमें थोड़ा सा जो आपको केयर करना है जिस पॉइंट्स के ऊपर, कि जब आप एंगल निकालेंगे तो वो एंगल एक्यूट है कि वो एंगल ऑब्ट्यूज है। अब ये तो जनरल फिगर है, जनरल फिगर से मैं बिल्कुल ये नहीं लगा सकता कि ये एक्यूट है कि ये एक्यूट है। अगर ये एक्यूट होगा तो ये ऑब्ट्यूज होगा, और ये अगर एक्यूट होगा तो ये ऑब्ट्यूज होगा। इतना अब मैं जानता हूँ। खैर, अब इसको यहीं पे रख दीजिए। चलिए, इस एंगल को मैं ले लेता हूँ थीटा। अब ये थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, इससे अभी आपको कोई ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। सिंपली अब ये ट्राइंगल में आ जाइए। तो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा। करेक्ट है कि नहीं, कोई इशू नहीं है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आ गया। तो यहाँ से आप थीटा निकालेंगे तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब मैं दोनों साइड में इसका टैन ले लेता हूँ। तो टैन ऑफ थीटा इज टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। तो ये टैन ऑफ अल्फा माइनस टैन ऑफ बीटा हो जाएगा 1 प्लस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। और अब टैन अल्फा मतलब m1 है, ये माइनस m2 है, और ये 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आ गया आपका टैन थीटा। मतलब आपका थीटा जो है वो एंगल बिटवीन टू लाइन्स है। करेक्ट है, जिनके की स्लोप m1 और m2 है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि ये माइनस साइन आने से, ये माइनस साइन आने से m1 माइनस m2 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे हम एंगल्स के बारे में। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन m1 और m2 में कौन बड़ा है। ठीक है कि नहीं, फाइन। तो स्टूडेंट्स, जब tan थीटा पॉजिटिव आता है तो थीटा एक्यूट होता है ना, और tan थीटा अगर नेगेटिव है तो आपका थीटा ऑब्ट्यूज है। करेक्ट है, तो अब इस वैल्यू को चेकआउट करना पड़ेगा। ए वैल्यू चेकआउट करते ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है कि ये वैल्यू नेगेटिव है। उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। करेक्ट है, फाइन। तो अब क्या करना है, आप इसमें फिर जो पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला काम आप ये करें कि इसको मॉड में ले लीजिए। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्लीज नोट इट। तो tan थीटा जब भी आप निकाले तो इसको मॉड में ले लीजिए, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आप देखेंगे कि tan थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपने मॉड ले लिया तो ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड से ये सिंपली पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ से जो थीटा निकाल रहे हैं वो आपका हमेशा एक्यूट होगा। tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये जो थीटा है ये हमेशा एक्यूट होगा। अब यहाँ का जो थीटा है वो एक्यूट हो गया। तो इस फार्मूले से जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल रहे, मतलब आप हमेशा एक्यूट एंगल निकाल रहे। क्लियर होगी बात। और अगर उसने ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बात की है तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल उन दोनों लाइन के बीच में पाई माइनस थीटा से आएगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा कर देंगे तो उन दोनों लाइंस के बीच में जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। मगर इस फार्मूले से आप हमेशा मॉड लगा दिए तो हमेशा उन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल है
उसको निकाल रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चंस में ये दिया नहीं रहेगा कि एक्यूट एंगल निकालने बोला है कि ऑब्ट्यूज एंगल निकालने बोला है। एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब आपको दोनों एंगल्स निकाला है, और इस फॉर्मूले से तो आप हमेशा उसका एक्यूट एंगल ही निकालेंगे। कुछ बात समझ में आई? जो छोटा सा बेसिक जो केयर कर रहा है जिस पॉइंट्स के ऊपर, वो पॉइंट्स को आपने पकड़ा, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपने एंगल बिटवीन टू लाइन्स देख लिया, कोई इशू नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जो बड़े फंडामेंटल्स है, और हर मैथमेटिक्स में जैसे वेक्टर अलजेब्रा, 3D, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब में ये ऐसी चीज रहता है, तो उसको देखते हैं। अब नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है कि ये लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये लाइन 1 है, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप कैसा आएगा बताओ? हम b1y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस a1 इंटू एक्स, करेक्ट? a1 इंटू एक्स माइनस a1 इंटू एक्स माइनस c1, तो y क्या हो जाएगा? माइनस a1 अपॉन b1 इंटू एक्स माइनस c1 अपॉन b1। तो ये देखो ये mx हो जाएगा, m बन जाएगा, करेक्ट है? तो इसीलिए इस लाइन का स्लोप मैं m1 से रिप्रेजेंट करता हूँ माइनस a1 अपॉन b1। ठीक है साहब, ये लाइन आ गई, तो इसका स्लोप मिल गया। अब दूसरी लाइन लेते हैं। दूसरी लाइन आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2। ध्यान रखना ये लाइन दूसरी है, तो इसका स्लोप मैंने m2 से रिप्रेजेंट किया, तो माइनस a2 अपॉन अब b2 हो जाएगा। कोई इशू नहीं है, ये तो समझ में आ गया कि कैसे माइनस होगा, करेक्ट है? जब हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये स्लोप मिल जाएगा। क्लियर? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है ना आपको? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो ये m जो है x का कोफिशिएंट, वो आपका स्लोप हो जाता है। फाइन, कोई इशू नहीं। अब क्या हो गया कि इस m1 और m2 दोनों को देखिए, और अब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में डेवलप कर रहा हूँ, उसको चेकआउट करना, और फिर मैं इसको आपको 3D में ले जाऊंगा। शुरू से ही मैं आपको बोला है कि आप जब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जिस वे में स्ट्रेट लाइन पढ़ते, सिमिलर वे में, सिमिलर फैशन में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को भी स्टडी करते, और वैसे ही कंडीशन निकालते, वैसे ही टॉपिक्स रहते। इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि बिगिनिंग से ही प्लेन का भी आइडिया देते जा रहा हूँ, सो दैट जो प्लेन आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं उसका 30% तो आप ऐसे ही कवर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ देखते हैं, तो क्या होगा कि पहली कंडीशन लाइन्स आर पैरेलल की होती है। लाइन्स आर पैरेलल, देखो पैरेलल होने के लिए स्लोप का सेम होना जरूरी है। ठीक है, ये स्लोप सेम हो गए। स्लोप सेम हो गए मतलब माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। थोड़ा सा यहाँ से माइनस माइनस काट दीजिए और इसको रीअरेंज करिए, तो a1 के अपॉन में ये ला लीजिए a2, और ये b1 को इधर ले लीजिए, तो b1 अपॉन b2। ये कंडीशन बन गई स्टूडेंट्स जब लाइंस पैरेलल है, करेक्ट है? लाइंस आर पैरेलल, ये कंडीशन बन गई स्टूडेंट्स, ठीक। और ऐसी कंडीशन अब हम परपेंडिकुलर्स के लिए भी निकालते हैं। परपेंडिकुलर्स के लिए आते हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर। आपको स्लोप की कंडीशन तो मालूम ही है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 इंटू m2 ये होता है -1। m1 आपने क्या निकाला है? माइनस a1 अपॉन b1 इंटू माइनस a2 अपॉन b2, दैट इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a1 a2 अपॉन b1 b2 इक्वल टू -1। यहाँ से a1 a2 इक्वल टू माइनस b1 b2, और यहीं से आप ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 दैट इज इक्वल टू 0। नोट करिए इस कंडीशन को। अब आप देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 दैट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन बनेगी जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। लाइंस आर परपेंडिकुलर, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 जब ये लाइंस आर पैरेलल होगी। और a1 b1 और a2 b2 क्या है? कोएफिशिएंट्स है x और y के। स्टूडेंट्स अब आ गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन आपको जिस वे में आपने इसको यहाँ डिराइव किया, जिस वे में ये दिख रहे हैं, सेम वे का कॉन्सेप्ट आप वेक्टर अलजेब्रा में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में और कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में भी ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो क्या कंडीशन है? अब प्लेन्स के टर्म्स में देखते हैं। प्लेन्स के टर्म्स में देखेंगे, वेक्टर्स के भी टर्म्स में देखेंगे। तो देखो प्लेन्स के इक्वेशन कैसे होते थे? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, प्लेन 1।
ठीक है। प्लेन और स्ट्रेट लाइन में फ़र्क क्या है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एक्स और वाई में है, और प्लेन जो है वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड में, 3 वेरिएबल्स हो जाते हैं, प्लेन में 2 वेरिएबल्स होते हैं। फाइन। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 दैट इज इक्वल टू 0, ये प्लेन 2 होगा। तो यहाँ से फिर ऐसी कंडीशंस आएगी, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2, और एक और आ जाएगी यहाँ पे c1 बाई c2, और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कंडीशन किसकी होगी, ये कंडीशन किसकी होगी बोलो, और ये कंडीशन किसकी होगी। हाँ, आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे क्या होंगे, प्लेस करेक्ट, जो आपने सोचा वही है। प्लेस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, और यहाँ क्या होगा, प्लेस परपेंडिकुलर होंगे। बस आपको भी सिंपली इतना ही मालूम करके रखना है। आपके आगे डिटेल्स मैं नहीं बता रहा हूँ कि प्लेस पैरेलल होते हैं क्योंकि उनके नॉर्मल्स पैरेलल होंगे, और परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि उनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होंगे। आपको कंडीशंस खाली बताया। आप देखो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ 3 वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे चलिए एक और चीज को देखते हैं। अच्छा, आपने वेक्टर तो पढ़ाई होगा फिजिक्स में। जैसे ये वेक्टर है, ऐसे लिया मैंने a1i प्लस b1j प्लस c1k, और दूसरा वेक्टर b लिया मैंने a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये तो समझ में आ गया, वेक्टर तो सभी जानते हैं, ये 2 वेक्टर्स है, करेक्ट। स्टार्टिंग से ही आपने पढ़ा होगा बेसिक्स में। तो ये दोनों वेक्टर्स में अगर ये कंडीशन लगती है a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। और अगर a1 बाई a2 प्लस b1 बाई b2 प्लस c1 बाई c2 इक्वल टू 0 हो गए, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये किसकी कंडीशन बन गई कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, और ये किसकी कंडीशन बन गई कि वेक्टर्स आर पैरेलल, करेक्ट है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल उसी वे में जो ये कंडीशंस है वो डेवलप हुई है, चाहे वो वेक्टर अलजेब्रा में हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हो, चाहे वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, चाहे आप लाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप प्लेन पढ़ रहे हो, चाहे वो वेक्टर्स पढ़ रहे हो। मतलब इसलिए मैंने बोला था कि ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, जेई के बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है, उनकी कंडीशन क्या है ये भी मैंने आपको बता दी। सो प्लीज इन सबको नोट कर लीजिए और दिमाग में रखिए कि ये हमेशा घूमते रहने वाले हैं, करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स के ऊपर रहेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चंस को देखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहले आप इनका स्लोप निकाल लीजिए। तो इसका स्लोप बोलो क्या होगा, इसका स्लोप m1 इक्वल टू, ये 2 इधर चले जाएगा माइनस 2y, फिर y इक्वल टू निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, करेक्ट है। कुछ बात समझ में आई कैसे करना है। ठीक, यहाँ आते हैं, ये y को इधर रख लीजिए, ये -3x हो जाएगा, -3x है ना। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो -3 होगा। तो अब आते हैं, एंगल बोला है। अब एंगल बोला है तो कौन सा एंगल बोला है, एंगल्स होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। तो पहले तो आप जो tan थीटा निकालते हैं इस फॉर्मूले से, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, करेक्ट है। तो ये कैसे आएगा, 1/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, 1 प्लस 1/2 इंटू -3, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 3 टू जा 6 मतलब 7/2, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 6, 1 माइनस 6/2, करेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 1 माइनस 3/2, तो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 7/2, और ये जाएगा 2 माइनस 3 मतलब -1/2, करेक्ट है। ये 2 कट गया, ओवरऑल ये बचा -7 का मॉड, और ये आ जाएगा 7, करेक्ट है। मॉड से -7 बाहर निकलेगा तो 7 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7, और ये जो एंगल निकला है वो आपका एक्यूट निकला है, फार्मूले में पहले बता दिया। तो सेकेंड एंगल जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो ऐसा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 7। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, थोड़ा कैलकुलेशन बराबर करना। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, मतलब y इज इक्वल टू -x प्लस 3 हो जाएगा।
यहाँ से इसका स्लोप मिल गया -1, करेक्ट। ये तो हो गया इसका स्लोप। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, अब इसका स्लोप निकालते तो m2 आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 मतलब 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा -3 माइनस 1 मतलब 3 अपॉन -4। ये हो गया आपका m2, ठीक है। फाइन, तो अब आप tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा हमेशा अगर इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो आपको एक्यूट एंगल मिलता है, करेक्ट, m1 m2। फाइन, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन एकदम केयरफुली करिएगा, प्लस और माइनस में। ये -1 है और फिर से माइनस, ये फिर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3/4, करेक्ट है। ये हो गया। अब आते 1 प्लस m1 कितना है, ये -1 है और ये भी -1 है, मतलब अब प्लस ही रहने दीजिए। तो 1 × 3/4, कैलकुलेशन बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा -1/4, करेक्ट, -1/4, और ये हो जाएगा 4 + 3 मतलब कितना 7/4। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स मॉड ऑफ -1/7 दैट इज इक्वल टू 1/7। तो 1/7 इसका मतलब जो थीटा है वो tan इनवर्स ऑफ 1/7 होगा, और ये एंगल जो होगा वो एक्यूट होगा, करेक्ट है। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/7। ये हो गया, ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट्स और एक दो क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस को हम लास्ट बना देते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन इज 45 डिग्री, ऑलरेडी दिया हुआ है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 होता है, फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है साहब। तो 1 इक्वल टू आ गया आपका मॉड ऑफ m1 क्या है, इफ वन ऑफ द लाइन का स्लोप एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, ये m1 ले लो और फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, ठीक है साहब। तो ये तो कितना हो गया आपका 1/2 माइनस m2, और ये 1 प्लस 1/2 इंटू m2, ठीक है। अब आते हैं मॉड के कॉन्सेप्ट में। मॉड का कॉन्सेप्ट तो आपको ये तो मालूम है, अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 है तो यहाँ से x या तो 1 होगा या तो x इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ से दो सिचुएशन मिलेगी, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2/2 दैट इज इक्वल टू 1। ये हाफ माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये मॉड का कॉन्सेप्ट भी खत्म। अब आपको सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा 1/2 माइनस m2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस m2/2, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1 इधर कर लीजिए, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, और ये m2/2 प्लस m2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 m2, करेक्ट। 2 कट गया तो इसका मतलब m2 मिल गया -1/3। कैलकुलेशन तो सिंपल है, कोई इशू नहीं है। तो m2 मिल गया -1/3। सेकंड को आते हैं, सेकंड में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल ले लेते हैं 1/2 माइनस m2 दैट इज इक्वल टू -1 माइनस m2/2। -1 इधर ला लीजिए तो 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, और ये हो जाएगा m2 माइनस m2/2 मतलब ये सिंपली m2/2 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो 2 यहाँ से भी कैंसिल कर दीजिए तो m2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ एक बार m2 आ गया -1/3, वहाँ एक बार m2 आ गया 3, हो गया इसमें सॉल्व क्वेश्चन, करेक्ट है। तो इस लेक्चर में इतना है।